कि कर्नाटक का नवाब तो हम हैं, हम तनी सुन कैद में क्या चले गए, तुम दूसरा नवाब बन जाएगा, नवाब हम हैं। अब अनवरुद्दीन को बोला नवाब तो हम हैं, तुम यहाँ से जल्दी भागो। 1791 में एक छोटा सा संघर्ष में मुजफ्फर जंग में मारा गया। अब हैदराबाद का नवाब कौन, ले फिर सुन्नता हो गया स्थिति। अनासे जंग का कोई बेटा था नहीं, ब्रिटिशर्स फिर से दावा करे। देखिए पिछली क्लास में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा किया था। हमने बताया था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया में अब अगला शासक कौन बनेगा उसको लेकर के यूरोप में संघर्ष शुरू हो जाते हैं, और उस संघर्ष में ब्रिटेन और फ्रांस भी उलझ जाता है, और उसका असर भारत में देखने को मिलता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के तौर पर। और ये 1744 से लेकर 48 में खत्म होता है। खत्म क्या होता है, मतलब कुछ देर के लिए उस पर विराम लग जाता है। 48 में एक्सला शापेल की संधि होता है, और उसी संधि के तहत यहाँ भी भारत में भी कर्नाटक युद्ध जो प्रथम चल रहा था उसको विराम दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में चर्चा किया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में किस तरीके से हुआ, क्या क्या हुआ, उसमें घटनाएं, सब चीज़ हमने बात किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख ही रहे होंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा करने वाले हैं आज हम, जो बहुत ही अहम है। चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कनेक्टेड है सेकेंड कर्नाटक युद्ध से, और सेकेंड कर्नाटक युद्ध कनेक्ट हो रहा है थर्ड कर्नाटक युद्ध से। और ये कर्नाटक युद्ध ये डिसाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि अब जो है भारत में ब्रिटिशर्स का मतलब प्रभुत्व जमने वाला है। ब्रिटिश अब भारत में अपना व्यापार तो डेवलप करेगा ही, राजनीतिक प्रभुत्व भी डेवलप कर रहा है, क्योंकि फ्रांस जो सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा था ब्रिटेन को, वो अब बाहर हो रहा है इस युद्ध की वजह से। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले समझ लेते, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर समझेंगे। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखने वाला महत्वपूर्ण संघर्ष था। समझ रहे बात, अंग्रेजी साम्राज्य का नींव रखने वाला महत्वपूर्ण संघर्ष है। इस युद्ध ने राजनीतिक संतुलन को बदल दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। हैदराबाद और कर्नाटक में दो प्रतियोगी दावेदारों के बीच हुए इस संघर्ष ने भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की दिशा को तय कर दिया। अब ये चीज़ें जो लिखा है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्या है और समझते हैं। देखिए राजनीतिक संकट कब हुआ। राजनीतिक संकट उस समय आया जब निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो था हैदराबाद का नवाब, वो मर जाता है 1748 में। देखिए 1748 में निजाम उल मुल्क और अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो जाता है। एक्चुअल में अनवरुद्दीन खान का मृत्यु 49 में होता है। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इस संकट ने हैदराबाद में और कर्नाटक में दावेदारों के उदय को प्रेरित किया। अब देखिए इससे नागरिक संघर्ष हुआ, कई सारी चीजें हुआ। जैसे देखिए एक था कर्नाटक का नवाब, एक था हैदराबाद का नवाब। हैदराबाद का नवाब 48 में मर जाता है, और उसी टाइम लगभग आप देखिएगा तो 49 के मतलब शुरुआती दौर में ही अनवरुद्दीन खान मर जाता है। अब कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद का नवाब दोनों मर गया, तो अब नया नवाब कौन बनेगा इसको लेकर के आपस में संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष को एक्चुअल में प्रभाव उत्पन्न करने वाला, यानी कि समझो तो आप कि इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा रोल अदा यदि कोई किया तो एक तरफ से फ्रांस कंपनी और दूसरा तरफ से ब्रिटिश कंपनी ने किया, और आपस में लड़वाया और अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं, देखिए पूरा सिस्टम पहले समझते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम हो रहा है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हो रहा था वो यूरोपीय प्रश्न से शुरू हुआ था कि यूरोप में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ऑस्ट्रिया का एक्चुअल में। तो उससे शुरू हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध भारत में अब कर्नाटक और हैदराबाद का नवाब कौन बना, इसको लेकर के शुरू हो गया युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होगा वो यूरोप से फिर कनेक्टेड होगा कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो रहा, उससे कनेक्ट होगा, और भारत में फिर उसका असर दिखेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध के तौर पर। ठीक है सॉरी। देखिए तो अब समझते हैं इस पूरे मामला को, पहले समझ लेते हैं कौन क्या था, कैसे बना था। देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था, मतलब
अब पीछे जाइएगा तो बंगाल स्वतंत्र हुआ था जब औरंगजेब मर गया था 1707 में। तो उसके बाद जो है सारे जितने भी मुगल साम्राज्य के जो मतलब एक कहें तो प्रांत था, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब अपने आप को क्या कर दिए, स्वतंत्र घोषित कर दिए थे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, लगभग 1720 के बाद सब स्वतंत्र घोषित अपना करना शुरू कर दिए थे। तो इसी चीज में हमने बताया था कि हैदराबाद, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां अपने को स्वतंत्र किया, वैसे अवध में सआदत खां किया, वैसे ही हैदराबाद में अपने आप को निजाम आसफ जहाँ, उसका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, उसने 1724 ईस्वी में, ध्यान देना, 1724 ईस्वी में इसने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि ये कभी भी जो है उसको मतलब मुगल साम्राज्य के विरोध में नहीं रहा। ठीक है, स्वतंत्र हाँ घोषित कर दिया, कर वगैरह टैक्स वगैरह खुद ही अपना रख रहा है, हर चीज अपने पास रख रहा है, कुछ हद तक देता था लेकिन स्वतंत्र खुद ही रख लिया। ठीक है, अब समझो कि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ का डेथ हो जाता है 1748 ईस्वी में। ध्यान देना, 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ का डेथ हो जाता है। ठीक है, अब सोचो 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध पर विराम लगा है एक्सला शापेल की संधि से। ठीक है, पिछला क्लास यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और 1748 में निजाम उल मुल्क का डेथ हो गया। ठीक है, उस संधि के कुछ दिन बाद। अब समझो जब डेथ हो गया तो अब हैदराबाद का नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर के टेंशन शुरू हो गया। ठीक है, अब समझो निजाम उल मुल्क का 2 बेटा था। बड़ा बेटा था गाजीउद्दीन खान, फिरोज जंग नाम है उसका, तो पूरा नाम यहां लिख देते हैं, गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। पहला ये बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा उसका नाम है नासिर जंग। अब समझो कहानी, नासिर जंग जो है ये मेन उत्तराधिकारी है हैदराबाद का। क्यों? क्योंकि ये गाजीउद्दीन खान जो है ये दिल्ली चला जाता है मुगल दरबार में। ठीक है, जब इसका पिताजी रहते हैं तभी ये मुगल दरबार में चला जाता है। तो बचा कौन? ये छोटा बेटा नासिर जंग। और यही क्या करता है, मतलब इसी को ना ये आसफ जहां बोल के जाता है कि अब अगला उत्तराधिकारी हमारा यही बेटा रहेगा। वैध उत्तराधिकारी यही था, हैदराबाद का नवाब यही बनना था। अब समझो गाजीउद्दीन खान फिरोज खान का एक पुत्र होता है और ये पता नहीं, इसका नाम नहीं पता है। ठीक है, कहीं भी हम देखे नहीं, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसका नाम लिखा हुआ नहीं, एक्चुअली वो प्रसिद्ध नहीं है तो इसका नाम भी प्रसिद्ध नहीं हो पाया कहीं। लेकिन इसका बेटा हुआ मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, सलावत जंग और निजाम अली। देखिए, अब गाजीउद्दीन खान का एक पुत्र था लेकिन पता नहीं कौन था, उसका नाम नहीं पता है। और उस पुत्र का 3 पुत्र था, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग और निजाम अली, 3। ध्यान देना। अब और इसका कोई पुत्र वगैरह नहीं था, तो नासिर जंग अकेले था। ठीक है, इतना समझ में गया। अब कहानी समझो क्या हो रहा है। तो 1748 में निजाम मर गया, आसफ जाह मेन हैदराबाद का जो स्वतंत्र घोषित किया था राज्य, वो मर गया 1748 में। अब 48 में मर गया तो फ्रांसीसी कंपनी यहीं पर है। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन है इस समय? डुप्ले। ध्यान देना, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन है? डुप्ले। देखो इधर लिख देते हैं, इधर फ्रांसीसी और इसका नाम है डुप्ले। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गवर्नर था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का लिख देते हैं यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का, अच्छा ब्रिटिशर्स को लिख दें, लिख ही देते हैं। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से जो गवर्नर है उसका नाम है, उस फर्स्ट कर्नाटक वॉर में कौन था?
आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर में बार्नेट था, ठीक है, बार्नेट नाम था उसका, वही फर्स्ट कर्नाटक वॉर में था, लेकिन सेकेंड में भी वही रहता है एक्चुअल में, लेकिन आगे चल करके रॉबर्ट क्लाइव आता है, वो हम आगे बताएंगे, अभी बस इतना समझो। तो इसके लेकर के हम बात करेंगे कि ब्रिटिश कंपनी सपोर्ट किया था, इस तरीके से बात करना है, ठीक है। अब समझो इतना कि नासिर जंग अब उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब हैदराबाद का नवाब वैद है, तो 1748 में ही वो बन जाता है, ठीक है, नवाब, क्योंकि पापा मरे, वैद उत्तराधिकारी वही था, वो बन गया। मुजफ्फर जंग क्या करता है कि आता है और अपना दावेदारी पेश करता है और इसको सपोर्ट कर देता है कौन? फ्रांसीसी कंपनी। ध्यान से समझना, इसको फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले जो है इसको सपोर्ट करता है, समझ में? मुजफ्फर जंग को, और बोलता है, देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1748 में एक्सला सपेल का संधि हुआ फर्स्ट कर्नाटक वॉर में। सुनो, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में मद्रास है ब्रिटिश का मुख्यालय और पौंडीचेरी है फ्रांसीसी का मुख्यालय। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर में यानी कि 1746 में फ्रेंच कंपनी का ये जो डुप्ले है ये क्या करता है, मतलब गवर्नर है डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर अटैक करके उसको जीत लेता है, ठीक है, सेंट थॉमे के युद्ध में, हमने बताया था पिछली क्लास में, जीत लेता। अब एक्सला सापेल का संधि होता है 48 में, ठीक है, 1748 में। उस संधि के तहत ये बोला जाता है कि आप जो जीते हैं उसको वापस कर दीजिए। तो मद्रास फिर से ब्रिटिश को दे देता है ये डुप्ले, तो डुप्ले के हाथ में कुछ नहीं रहता। अब 1748 में जब हैदराबाद का निजाम मर गया तो डुप्ले को लगा, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है डुप्ले, ध्यान देना, तो डुप्ले को लगा कि हम क्यों ना अपना राजा यहाँ पर बैठा दें, ठीक है, अपना राजा अगर हैदराबाद का बन जाएगा तो हम उसको कठपुतली की तरह नचाएंगे और पूरा कंट्रोल हैदराबाद का हमारा रहेगा, समझ रहे? तो निजाम उल मुल्क जैसे ही मरा तो नासिर जंग तो बन गया नवाब, लेकिन मुजफ्फर जंग इसका बड़ा बेटा का बेटा था। तो इसको क्या किया कि फ्रांसीसी कंपनी जो डुप्ले था गवर्नर कंपनी का, वो डुप्ले इसको बोला मुजफ्फर जंग को कि तुम जाके दावेदारी पेश करो, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जीतेगा तुम। तो ये फायदा अपना देख रहा था कि हैदराबाद को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले। तो मुजफ्फर जंग तुरंत दावेदारी पेश किया। अब सोचो, नासिर जंग का ये क्या है, एक्चुअल में पोता है ना, और ये जाकर के दावेदारी पेश कर रहा है कि हम नवाब हैं, एक्चुअल में हैदराबाद का नवाब हमको बनना चाहिए क्योंकि हमारे पिता बड़े थे, पिता के पिता तुमसे बड़े थे, इसलिए। अब ये लॉजिक दिया। अब नासिर जंग जो है, अब कहा जाए तो ब्रिटिश कंपनी शांत रहने वाला है नहीं, ब्रिटिश कंपनी का भी अधिकारी शांत नहीं बैठ रहा। वो क्या कर दिया, मुजफ्फर जंग को देखा कि फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा है तो ब्रिटिश कंपनी जाकर के नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया। तो ब्रिटिश क्या कर दिए, नासिर जंग को जाकर के सपोर्ट किए, ठीक है, क्योंकि वैध उत्तराधिकारी था वो, तो कानूनी रूप से नासिर जंग को हम सपोर्ट करेंगे। अगर नासिर जंग रह गया हैदराबाद का नवाब तो ब्रिटिश को भी फायदा मिलेगा, वो भी कठपुतली की तरह नचाएगा। समझ में आ रहा? ये कहानी है। अब एक्चुअल में युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हो रहा है और बीच में खाली ये भारतीय राजा आपस में समझ रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब समझो, अब युद्ध होता है इन दोनों के बीच, ठीक है, और इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो कब होता है पता है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच मतलब एक्चुअल में देखो एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें, ये इतना बस समझो, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों में अब युद्ध हो गया। ये पूरा कहानी समझ में आ गया। अब कर्नाटक पे आते हैं, फिर समझ में आएगा पूरा कहानी, ठीक है। देखो कर्नाटक, अब फिर से पीछे जाते हैं। कर्नाटक का नवाब 1710 में सदातुल्ला खान बना था, ध्यान समझना। सदातुल्ला खान पहले से ही कर्नाटक एक प्रांत था, मतलब तो सूबा था और उस सूबे का सूबेदार था सदातुल्ला खान पहले से ही, ठीक है, औरंगजेब के टाइम से ही। और औरंगजेब मर जाता है 1707 में, तो उसके बाद सदातुल्ला खान कभी स्वतंत्र घोषित नहीं किया कर्नाटक को, लेकिन हाँ
जो टैक्स वगैरह मिलता था, नया उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा, ये सब निर्णय सदातुल्ला खां खुद करने लगा 1710 से। वो नवाब पहले से ही, मतलब 1710 से वो नवाब बन गया था। ठीक है, ध्यान देना, 1710 से वो नवाब बना सदातुल्ला खान कर्नाटक का, लेकिन स्वतंत्र राज्य घोषित कभी नहीं किया हैदराबाद की तरह। ठीक है, और 1710 से लेकर के वो 32 तक रहा, 1732 तक। और इसका दामाद था दोस्त अली खान। इसका दामाद का नाम था दोस्त अली खान। अब देखो, इसका दामाद सदातुल्ला खान 1732 में चला गया, तो इसका दामाद जो दोस्त अली खान था, ये 1732 से 40 तक शासन करता है, मतलब नवाब बनता है कर्नाटक का। अब 40 में होता क्या है, ये क्या हो गया, तो मराठा के साथ युद्ध में ये मारा जाता है दोस्त अली खान। ठीक है, और दोस्त अली खान जैसे ही मर जाता है तो इसका दामाद होता है चंदा साहिब। ठीक है, चंदा साहिब इसका दामाद होता है, और ये 1740 में ये नवाब बनता है चंदा साहिब कर्नाटक का। इसका दामाद है दोस्त अली खान का। अब समझो, तो चंदा साहिब जैसे ही नवाब बनता है तो 1741 में फिर क्या होता है, ध्यान समझो, 1741 में ये नवाब पद से फिर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मराठा से फिर संघर्ष होता है अब कर्नाटक से, तो कर्नाटक का नवाब इस समय चंदा साहिब है। तो 1741 में मराठा में भोसले थे, रघु जी भोसले। ठीक है, तो रघु जी भोसले, यानी आप इतना नाम मत ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि मराठा फिर इससे युद्ध करता है, चंदा साहिब को गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है। ठीक है, और ये 1741 में कैद हो जाता है। समझ आ गया बात? अब 1741 में कैद हो गया, तो अब कर्नाटक का कोई नवाब नहीं है। तो नवाब नहीं है तो अब बगल में है हैदराबाद, और हैदराबाद और कर्नाटक दोनों दक्कन के इलाके के हैं। और हैदराबाद का निजाम अभी देखो 1741 है, ये निजाम आसफ जहाँ 48 में मरता है। तो निजाम कहता है कि एक्चुअल में दक्कन का वो समझता है कि हम मेन है, ठीक है, हमारा पूरा एरिया हमारा ही है, हमारे कंट्रोल में। तो वो समझता है कि कर्नाटक भी हमारे अधीन ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब कर्नाटक में अस्थिरता का स्थिति उत्पन्न हो गया, अराजकता आ गया, यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई नवाब नहीं है। तो क्या करता है, हैदराबाद का जो निजाम है, ये 1744 में अनवरुद्दीन को नवाब बना देता है कर्नाटक का। और अनवरुद्दीन एक सैनिक होता है, उसका सहायक होता है निजाम का। तो अनवरुद्दीन को 1744 में नवाब बना देता है। कौन? निजाम बनाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति खराब था, कोई नवाब नहीं है, इसलिए। अब यही 1744 में जब अनवरुद्दीन नवाब बनता है, और यही जो है सेना भेजता है, फिर वो अपने बेटे को बोलता है, अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान, देखो, अब 1744 में फर्स्ट कर्नाटक वॉर होता है, तो मोहम्मद अली खान को ही भेजता है वहां पर सेंट थॉमे में फ्रांसीसियों को भगाने के लिए, मद्रास को खाली करो इसके लिए। समझ आ रहा बात? तो मोहम्मद अली खान जब जाता है, लेकिन हार जाता है, 10,000 का सेना रहता है, और वो 700 का सेना फ्रांसीसी हरा देता है इन लोगों को, सैन्य तकनीक में परिवर्तन की वजह से। ये हमने पिछली क्लास में बताया, आप जरूर देखना। तो अब जो है देखिए, आगे समझते हैं। अब क्या है कि मोहम्मद अली खान अब अनवरुद्दीन का बेटा है। 1744 में अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया है। अब मोहम्मद अली खान, देखो क्या कहानी, अब पूरा कहानी समझो। अब अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिश। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट कर्नाटक वॉर में हमने बताया था। अब कहानी क्या बन रहा है ये समझो। चंदा साहिब 1741 में, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनवरुद्दीन खान है नवाब, कोई दिक्कत नहीं है। चंदा साहिब जो है 1741 में तो मराठा में कैद में चले जाते हैं, इसको 48 में कैद से ही छूट जाता है। 1748 में कैद से छूट गया। अब कैद से छूट गया, यहां लिख देते हैं कैद से छूटा। ठीक है, 1748 में। इसी समय
1748 में निजाम मर गया है, ध्यान देना। और 1748 में जैसे ही छूटा तो चंदा साहिब बोल रहा है कि कर्नाटक का नवाब तो हम हैं, हम तनी सुन कैद में क्या चले गए, तुम दूसरा नवाब बन जाएगा, नवाब हम हैं। अब अनवरुद्दीन को बोला नवाब तो हम हैं, तुम यहाँ से जल्दी भागो। समझ आ रहा बात। फ्रांसीसी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, फ्रांसीसी कमांडर डुप्ले, वो क्या कर दिया, डुप्ले चंदा साहिब को बोला एक काम करो, हम सपोर्ट करते हैं, तुमको नवाब हम बनाएंगे। ठीक है, नवाब बनाने के लिए तैयार हो गया। अनवरुद्दीन उस समय था, ठीक है। अब देखो, तो जब फ्रांसीसी कंपनी चंदा साहिब को सपोर्ट किया तो ब्रिटिश कंपनी पहले से ही अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था, और फिर बाद में ब्रिटिश कंपनी अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया सेकेंड टाइम में। तो देखो, चंदा साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा है, ध्यान समझना, चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहा है फ्रांसीसी, ठीक है, और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा है, ब्रिटिश। ठीक है, अब पूरा मैदान तैयार है, दो खिलाड़ी हैं, एक इधर भी दो खिलाड़ी, इधर भी दो। अब समझो, अब मैच होगा इन दोनों के बीच। तो अब कहानी समझो क्या चल रहा है। ये पूरा शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे पूरा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत कोशिश किए हैं कि आसानी तरीके से आपको समझा दें हर चीज़। तो देखो, अब चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनने के लिए दावा पेश कर रहा है, और इधर मुजफ्फर जंग कर्नाटक के नवाब बनने के लिए दावा पेश कर रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है दोनों को, दोनों बाहरी है अभी, दोनों कर्नाटक का, अभी ना तो ये कर्नाटक का नवाब है, ना ही ये हैदराबाद का मुजफ्फर जंग, दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन कर्नाटक का अभी नवाब है, इसको सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश, और नासिर जंग अभी हैदराबाद का नवाब है, इसको सपोर्ट कर रहा है कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है, कहाँ पर, तो 1749 में अंबूर एक जगह है, अंबूर में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तरफ फ्रांसीसी और चंदा साहिब, और दूसरे तरफ अनवरुद्दीन और ब्रिटिश। सुना गया। तो अंबूर के लड़ाई में 1749 में, ध्यान देना, इधर हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अंबूर का युद्ध 1749। देखो, अंबूर के युद्ध में चंदा साहिब और ये फ्रांसीसी मिल करके क्या करता है, अनवरुद्दीन को मार देता है। ठीक है, अनवरुद्दीन मर गया। अब मर गया अनवरुद्दीन, तब क्या हुआ कि चंदा साहिब 1749 में बन जाता है कर्नाटक का नवाब। डुप्ले छोड़ता नहीं, तुरंत कहता है कि ले भाई बन जो तू कर्नाटक के नवाब रह। ठीक है, तो 1749 में चंदा साहिब फिर क्या होता है, नवाब फिर से बन जाता है 1749 में। ठीक है, और कोशिश करता है फ्रांसीसी और ये डुप्ले मिल करके कि मोहम्मद अली खान को भी मार दिया जाए, लेकिन मोहम्मद अली खान क्या करता है, ये चला जाता है तिरुचिरापल्ली, एक जगह है कर्नाटक में है, वहां पर जाके उसके किला में छिप जाता है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली के किला में जाकर के अनवरुद्दीन जो है छिप जाता है, यानी कि वहां पर किला है, उसके अंदर बैठ गया। अब फ्रांसीसी सेना और चंदा साहिब के आपस में मिली भगत की सेना सब तिरुचिरापल्ली को घेर दिया चारों तरफ से। अब ब्रिटिशर्स समझ नहीं पा रहे अब करे क्या, हम तो युद्ध हार गए। ठीक है, वो अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था, अब तो ब्रिटिशर्स हार गया। अब ब्रिटिशर्स क्या दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, ये सब तिरुचिरापल्ली में है, कर्नाटक का मेन समझो तो एक तरह से राजधानी है आरकोट। ठीक है, जहाँ का ये सब नवाब है तो वहीं से कंट्रोल करता था, तो कर्नाटक का मेन समझो तो क्या है, आरकोट। ठीक है, आरकोट कर्नाटक का मेन समझो तो राजधानी है। अब इस सब सेना लेकर के तो पहुंचल है तिरुचिरापल्ली में, तो ब्रिटिश का एक बड़ा ही बेहतर आया, एक तरह से पहले तो कमांडर था, नॉर्मल कमांडर था, वो कलर के पोस्ट पर समझो तो था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये क्या दिमाग लगाया रॉबर्ट क्लाइव, बोला कि एक काम करते हैं, इस सब तिरुचिरापल्ली में ना पूरा सेना लेकर के आरकोट पर हमला कर दो, इसके घर पे ही हमला कर दो, और घर छूटेगा अपने आप ही सब यहाँ से भागेगा। तो बड़ा गेम खेला क्लाइव,
आरकोट पर हमला किया आरकोट पर, और आरकोट को जीत लिया, क्योंकि सेना वहाँ है ही नहीं। आरकोट को जीत लिया, और जैसे ही जीत लिया अब फ्रांसीसी और चंदा साहब को अरे यार तिरुचिरापल्ली छोड़ो, पहले अपना घर बजाते हैं। आरकोट में गया सब। यहाँ 100 गो सेना था, मतलब 100 की संख्या में सेना था इसका, रॉबर्ट क्लाइव का, जो किला के अंदर था, आरकोट के किला के अंदर। और फ्रांसीसी और चंदा साहब बाहर से लगभग हजारों की सेना थे उनके, ठीक है। अब वो क्या किया कि पूरे आरकोट के किला को घेर लिया। फ्रांसीसी और चंदा साहब दोनों मिलकर के पूरे आरकोट के किला को घेर लिया। कितने दिनों तक? लगभग 53 दिनों तक। 53 दिनों तक आरकोट के किला को घेर के रख लिया। अब जब आरकोट के किला को घेरा 53 दिनों, रॉबर्ट क्लाइव हार नहीं मान रहा है, गोला बारूद सगरो दोनों तरफ से चल रहा है, और किला के अंदर है तो गोला उसके पास पहले से ही बारूद ये सब रखा हुआ है, और इसके इन लोगों के पास कम है। 53 दिनों तक घेर के रखा, बाद में ऊब करके इसके सेना सब भाग गया, फ्रांसीसी वाला सब, और वो सब भी, बोला चंदा साहब के सेना भी सब भाग गया। बोला कि हट, हम नहीं जाएंगे, हटाओ इधर से, दिमाग के दही कर दिया ये सब। और भाग के फिर कहाँ चला गया? तिरुचिरापल्ली में। कुछ भाग गया सेना सब कहीं और कुछ तिरुचिरापल्ली में आ गया। अब ब्रिटिश क्लाइव यहाँ तो जीत गया। ये पता है मनोवैज्ञानिक जीत था, एक साइकोलॉजिकल जीत है ये। 53 दिनों तक तो ऊब गया सब, ठीक है, और उसकी वजह से छोड़ के भाग गया है। आरकोट के किला को घेरा था, वो घेराबंदी टूट गया, और रॉबर्ट क्लाइव जैसे घेराबंदी टूटा वो तुरंत पहुंच जाता है तिरुचिरापल्ली में सेना लेकर के। और यहाँ पर चंदा साहब यहाँ जाता है, यहाँ रहता है तिरुचिरापल्ली में, वहाँ जा करके चंदा साहब को मार देता है संघर्ष में, ठीक है। और चंदा साहब यहाँ मर जाते हैं 1752 में। ध्यान देना, 1752 में चंदा साहब का डेथ हो जाता है। समझ में आ गया? चंदा साहब को 1752 में मार दिया रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर के ब्रिटिश की सेना ने, और कर्नाटक पर अपना दबदबा जारी रख लिया। क्यों? जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आया तो नासिर जंग इन्हें से सपोर्ट कर देता है इसको, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। और नासिर जंग जब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है तो चंदा साहब को मार देता है और कहानी ख़त्म हो जाता है। तो तिरुचिरापल्ली का जो घेराबंदी था वो टूट गया। अनवर ये मोहम्मद अली खान को ब्रिटिशर्स नवाब बना देता है कर्नाटक का। कर्नाटक का पूरा कहानी समझ आ गया। कर्नाटक का अब एक्चुअल में नवाब कौन बन गया? मोहम्मद अली खान। कब? 1752 में। क्यों? क्योंकि 1752 में चंदा साहब मारा गया युद्ध में। क्लियर हो गया बात? अब आते हैं हैदराबाद के पास, ठीक है। तो यहाँ देखो हैदराबाद के पास क्या होता है, अचानक क्या होता है, इस सब के बीच तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक एक संघर्ष में क्या होता है कि नासिर जंग मारा जाता है 1750 में। अचानक नासिर जंग ही मर जाता है 1750 में। ध्यान देना, 1750 में नासिर जंग मारा जाता है, ठीक है। अच्छा 52 में हम यहाँ बताएं क्या? देखो एक्चुअली नासिर जंग जो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, वो आरकोट पर जीत हासिल करने के लिए सपोर्ट किया था, ठीक है। ध्यान देना, आरकोट पर जीत हासिल करने के लिए। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स जीत जाता है तो वो अकेले ही इसको तिरुचिरापल्ली से भगा देता है चंदा साहब को और मार देता है। नासिर जंग तो 50 में ही मर गया है, वो कहाँ से 52 में जाएगा, ठीक है। क्लियर कर लेना इसको। अब देखो नासिर जंग जो है 1750 में इसके ही सरदार का एक सैनिक सब मार देता है इसको, ठीक है। और जैसे ही ये नासिर जंग 1750 में मर जाता है, डुप्ले खाली नहीं बैठता, तुरंत मुजफ्फर जंग को बना देता है नवाब हैदराबाद का। डुप्ले क्या करता है? तुरंत हैदराबाद का नवाब बना देता है मुजफ्फर जंग को। कब नवाब बनाता है? 1750 में बनाया ना, 1750 में मरा, 50 में ही बना दिया, ठीक है। अब 50 में तो ये नवाब बन गया मुजफ्फर जंग। ये भी एक संघर्ष में छोटा मोटा संघर्ष चल रहा था। ये क्या हुआ कि 1751 में इसका भी डेथ हो गया। अब दिमाग एकदम खराब डुप्ले का, अरे यार जिसको बनाए थे वो तो मर गया। 1751 में एक छोटा सा संघर्ष में मुजफ्फर जंग भी मारा गया। अब हैदराबाद का नवाब कौन? ले फिर शून्यता हो गया स्थिति। नासिर जंग का कोई बेटा था नहीं, ब्रिटिशर्स फिर से दावा करे, कुछ स्थिति नहीं था। और डुप्ले इस मौका को गंवाना नहीं चाह रहा था, तो डुप्ले क्या किया, तुरंत मुजफ्फर जंग का जो भाई था सलावत जंग, इसको बना दिया 1751 में नवाब। तुरंत इसको क्या कर दिया, 1751 में सलावत जंग को नवाब बना दिया। भाई तू जल्दी नवाब बन जा, खाली मत छोड़ जगह, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो हैदराबाद का नवाब कौन बन गया है 1751 में?
सलाबत जंग। और कर्नाटक का नवाब बन गया है 1752 में कौन? ये घटना पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, ये ध्यान रखना। 1752 में ये मोहम्मद अली खान बन जाता है, ब्रिटिशर्स बना देते हैं उनको कर्नाटक का नवाब। और हैदराबाद का नवाब 1751 में सलाबत जंग बन जाता है। ये समझ में आ गया? ये सलाबत जंग 51 में बनता तो है, 1762 में इसी का भाई निजाम अली इसको कैद कर लेता है, वो मार देता है बाद में। और 1762 में फिर निजाम अली हैदराबाद का नवाब बन जाता है। ये आगे हम बताएंगे कर्नाटक के थर्ड वॉर के अंदर, ठीक है? अभी बस इतना समझो कि सलाबत जंग 1751 में बन गया है हैदराबाद का नवाब, ठीक है? तो हैदराबाद किसके कंट्रोल में आ गया? डुप्ले के। और कर्नाटक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, ठीक है? ये अब दोनों राजा कठपुतली की तरह नाचेंगे दोनों कंपनियों के। समझ आ गया? अब कहानी क्या है ये समझो। अब थोड़ा सा इसके आगे क्या हो रहा है, हालांकि छोड़ो अभी वो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं कि इतना चीज हुआ ना, इतना घटना हुआ। तो फ्रेंच कंपनी, हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपको ध्यान होगा कि कंपनी का स्वरूप क्या है, इसमें हमने बताया था, छोटा सा क्लास था उसमें हमने बताया था कि एक सरकारी कंपनी होता था, एक प्राइवेट कंपनी। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी था, 80 व्यापारी आपस में मिल करके एक कंपनी की शुरुआत की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बोला गया, ब्रिटिशर्स कंपनी का। और फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी था, सरकार के खर्चे पर रहता था और मुनाफा कमाना उसको सरकार को देना था। अब ये जो इतना युद्ध किया ना, डुप्ले गवर्नर था, तो ये जो इतना युद्ध कर रहा था, इसकी वजह से जाहिर सी बात है खर्चा बढ़ेगा। और खर्चा बढ़ा तो सरकार को दिक्कत होने लगा कि अरे यार तुम मुनाफा नहीं कमा रहा है, खाली खर्चा पर खर्चा करवा रहा है मेरा कंपनी का, और खर्चा हमारे देश का घाटा बढ़ रहा है। और ब्रिटिशर्स कंपनी, इसको कोई बोलने वाला है नहीं, क्योंकि ये आपस में व्यापारी सब हैं। अगर खर्चा बढ़ा भी तो 10 को झेल लेगा, 80 को मिल के व्यापारी सब बनाया है, तो दिक्कत नहीं था ब्रिटिशर्स कंपनी को, इसको कोई दबाव नहीं आया। इसको दबाव आ गया डुप्ले को खर्चा बढ़ाने का, और कई सारे चीज़ इस पर थोप दिया गया कि तुम भ्रष्टाचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कई सारी चीज़ें थोपा। और डुप्ले को वापस बुला लिया, बोला चल तू जल्दी वापस आ यूरोप में, तुम अब वहाँ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा बात? भारत में नहीं रहेगा गवर्नर के तौर पर, तुम वापस आओ। उसको बुला लिया, उस पर कई सारा मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, कई सारी चीज़ें किए। जाहिर सी बात है, अब बुला रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा ना। लेकिन डुप्ले का दिमाग बहुत तेज था, वो रहता तो शायद ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी नहीं जीत पाते, पता नहीं होता क्या आगे। लेकिन डुप्ले को बुला लिया, लेकिन डुप्ले भी तेज। अब सलाबत जंग अकेले तो नहीं रहेगा ना हैदराबाद पर, नहीं तो ब्रिटिशर्स किसी और को बना देगा, ठीक है ना? वो कुछ ना कुछ करेगा, चुप नहीं बैठा है। तो सलाबत जंग का सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक कमांडर था, एक्चुअली बुस्सी नाम था उसका, बुस्सी। वो उसको सपोर्ट करने के लिए बुस्सी को, ठीक है ध्यान देना, पूरा नाम तो नहीं पता, बुस्सी नाम था उसका, कमांडर था, सैनिक कमांडर। वो सलाबत जंग का सपोर्ट के लिए वहीं पर हैदराबाद में रुक गया। ये डुप्ले का ही मेन आदमी था समझो तो। अब ये रुक गया और सलाबत जंग के सेना को भी प्रशिक्षित करने लगा अपने तरीके से, और उसका सपोर्ट किया ताकि कोई अटैक न कर पाए, हैदराबाद हमारे हाथ से न जाए। और डुप्ले तो चला गया है, लेकिन बुस्सी है वहाँ पर। अब डुप्ले जब गया तो नया गवर्नर एक आ जाता है 1754 ईस्वी के आसपास, मतलब उसके बाद आता है नया गवर्नर, उसका नाम है गोडेहू, ठीक है? गोडेहू जो है वो नया गवर्नर के तौर पर, फ्रांसीसी गवर्नर के तौर पर आता है भारत में। और 1754 में पौंडीचेरी, जो फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय था, तो पौंडीचेरी में 1754 में पौंडीचेरी का संधि होता है, ठीक है ध्यान देना। 1754 में पौंडीचेरी का संधि करवाता है गोडेहू। गोडेहू को भेजा ही इसलिए जाता है क्योंकि देखो अब यहाँ पर भारत में ब्रिटिश कंपनी और अंग्रेजी कंपनी, या फ्रेंच कंपनी के बीच तनाव हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तनाव हो गया, संघर्ष शुरू होने लगता है, असर तो दिखेगा ना। अब उसको शांत करने के लिए गोडेहू को भेजा गया कि जाके जल्दी शांत करवा वहाँ, तब यहाँ भी शांत हुआ। गोडेहू आया, शांति प्रस्ताव लेके आया। 1754 में पौंडीचेरी में संधि हुआ, ठीक है? कहाँ पर? पौंडीचेरी में, ध्यान देना। अब पौंडीचेरी में संधि हुआ और उसके तहत ये सेकेंड जो कर्नाटक वॉर था उसको विराम दे दिया गया। और अब कंट्रोल में हैदराबाद फ्रांसीसी कंपनी का रह गया और कर्नाटक ब्रिटिश कंपनी का।
आगे जब हम आएंगे आपको थर्ड कर्नाटक वॉर में वो चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे काम होता है। ध्यान देना, बुस्सी यहाँ पर सलावत जंग का मेन काम कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा कर्नाटक सेकंड कर्नाटक वॉर का कहानी था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप जरूर